Namaste students. Dear student, we have completed fundamental rights and fundamental duties. Today we will read about directive principle of state policy. इसे हिंदी में कहा जाता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व. Dear student, directive principle of state policy are described in the fourth part of the Constitution under the Article 36 to 51. This provision is borrowed to the Constitution of Ireland, and it is the feature of this provision that it is only in the country of Ireland and India, and it is not in other countries' constitution. Dear student, ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, यह संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक इसका वर्णन किया गया है. डियर स्टूडेंट, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, यह भी हमारा दूसरे देश के संविधान से ही नकल किया गया है. यह आयरलैंड के संविधान से इसको लिया गया है. Dear student, directive principle of state policy are just like a guideline that are given by the constitution to the government at all levels, and its main motto is to establish a welfare state. इसका डिफिनीशन अगर कोई पूछे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं, तो राज्य के नीति निर्देशक एक प्रकार के दिशा निर्देश हैं, एक प्रकार के सुझाव हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन सरकार को देता है. अब वो सरकार चाहे स्टेट लेवल की हो, चाहे सेंट्रल लेवल की हो, या फिर कोई अन्य ऑर्गेनाइजेशन हो जो गवर्नमेंट के अंतर्गत आता हो, उन सभी को यह निर्देशन दिया गया है. और इस निर्देशन को ही, इस डायरेक्शन को ही डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के नाम से जाना जाता है. डियर स्टूडेंट, इसका जो मोटो होता है, इसका जो लक्ष्य है, वह है कि एक वेलफेयर स्टेट का स्थापना करना, यानी कि एक ऐसे स्टेट की स्थापना करना जो कि लोक कल्याणकारी हो. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसके संबंध में बोला है कि these guidelines are powerful weapon by which we can change India from a political democracy to economic democracy, economic and social democracy. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस संबंध में लिखा है. इसके फीचर्स के बारे में, चाहे इसके इम्पोर्टेंस के बारे में उन्होंने बताया है कि यह जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, यह एक प्रकार के पावरफुल वेपन है जिसके द्वारा हम जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी हमारा है, इंडिया का जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है, उस पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को हम एक इकोनॉमिक और सोशल डेमोक्रेसी, एक आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र के रूप में बदल सकते हैं. कब? when we use this directive principle of state policy in our governing system, तब जब अपने गवर्निंग सिस्टम में इन सब का यूज करेंगे तब. डियर स्टूडेंट, here we will discuss some important directive principle of state policy. First of all, we will divide all the, वैसे तो बहुत सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, but in your syllabus some directive principle of state policies are explained, and before explaining those directive principle of state policy, we will divide it into 4 part. हम लोग इसको 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे और उसके बाद इसका एक एक का स्टडी करेंगे. फर्स्ट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, दैट इज कम अंडर इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स. आर्थिक सिद्धांत कौन कौन से हैं, उसमें भी प्रत्येक में 2-2 सिद्धांत ही बुक में दिया हुआ है और बुक के अकॉर्डिंग ही समझाया जाएगा. डियर स्टूडेंट, इट इज नाउ इकोनॉमिक प्रिंसिपल, इट क्लैरिफाई दैट गवर्नमेंट विल इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क
फॉर बोथ मेन एंड वोमेन। इट मीन्स, जिसको सीधा सीधा कह सकते हैं, समान काम का समान वेतन। समान काम का समान वेतन, चाहे वो मेन हो चाहे वुमेन हो, यानी कि गवर्नमेंट सबको समान काम के समान पैसे देने का प्रोविजन लाएगी। It also describes that government will provide adequate means of livelihood, यानी कि सरकार जो है जीविकोपार्जन के लिए उचित व्यवस्था या उचित संसाधन प्रदान करने का भी काम करेगी, यानी कि सबको सही एक उचित लिवलीहुड, मीन्स ऑफ लिवलीहुड मिल जाए, सबको एक जीविका का साधन मिल जाए, इस तरह का कुछ प्रबंधन स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होंगे तो उसको करेंगे जो गवर्नमेंट के अंतर्गत आते होंगे। द सेकेंड प्रिंसिपल इज सोशल प्रिंसिपल, एंड देयर आर सम सोशल डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एज state will afford to improve the living standard and health facility of the people. State will guard the children and SC/ST against exploitation, यानी कि राज्य पब्लिक हेल्थ से संबंधित और लिवलीहुड से संबंधित, जीविकोपार्जन से संबंधित, या फिर जो लिविंग स्टैंडर्ड है, जो हम लोगों का जीवन स्तर है, उससे संबंधित कुछ ऐसे काम करेगा जिससे उसमें सुधार हो सके, यानी कि लिविंग स्टैंडर्ड को सुधारने में और साथ ही साथ पब्लिक हेल्थ को सुधारने में गवर्नमेंट कोशिश करेगी। एंड नेक्स्ट इज टू गार्ड द चिल्ड्रेन अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन एंड मोरल डिग्रेडेशन, यानी कि किसी भी प्रकार से बच्चों का एक्सप्लॉइटेशन न हो, उसके खिलाफ वह हमेशा काम करेगी, यानी कि उनको गार्ड प्रदान करेगी, सुरक्षा प्रदान करने का काम करेगी। थर्ड इज द गांधीयन प्रिंसिपल। कुछ गांधीवादी राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी हैं, एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, इट फ्रीक्वेंटली कम इन एग्जाम। राइट एनी टू गांधीयन प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इस तरह का क्वेश्चन क्रिएट होता है। तो दो गांधीयन प्रिंसिपल कौन है? फर्स्ट इज टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एंड सेकेंड इज टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज, यानी कि गवर्नमेंट विल ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, यानी कि आवश्यकता अनुसार गाँव में विलेज पंचायत बनाए जाएंगे, और जो कॉटेज इंडस्ट्रीज होता है उसको प्रमोट किया जाएगा। कॉटेज इंडस्ट्रीज का मतलब क्या, कि जो छोटे छोटे उद्योग धंधे होते हैं उनको लगाने का, उनको बढ़ावा देने का काम किया जाएगा। एंड द फोर्थ एंड द लास्ट, डियर स्टूडेंट, इट इज डिस्क्राइब इन आर्टिकल 51। ये जो फोर्थ प्रिंसिपल है, दैट इज प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इट इज डिस्क्राइब under article 51. It means there are two type of directive principle of state policy described under article 51, जिसमें से फर्स्ट है कि it means state will maintain peace and honorable relation between nation, and second is स्टेट विल प्रमोट इंटरनेशनल पीस, यानी कि हर तरह से देखा जाए तो स्टेट गवर्नमेंट या कोई भी गवर्नमेंट है, उसका ये प्राइम ड्यूटी है कि वह अन्य देशों के साथ अच्छे संबंध बनाएगी या अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देने का काम करेगी। दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी दैट वर डिस्क्राइब्ड इनटू 4 पार्ट, जो 4 पार्ट में जिसका वर्णन किया गया है। डियर स्टूडेंट, इसके बाद हम लोग कुछ ऐसे प्रोविजंस भी देखेंगे जो शुरू में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत उसको डिस्क्राइब किया गया था, लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने उसको क्या किया कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से हटा करके उसको चेंज कर दिया, और उसको या तो फंडामेंटल राइट बना दिया या तो उसको लेजिस्लेशन के अंदर रख दिया या विधि बना करके उसको छोड़ दिया।
Dear student, it is most important to know that directive principles are non-justiciable. It means that if government will not provide the above facility that are described under the directive principle of state policy, in that condition, we cannot force or challenge to the government. अगर गवर्नमेंट हमको ऊपर जो भी फैसिलिटी बताया गया कि गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना चाहिए, बट इन केस अगर गवर्नमेंट इस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करती है तो हम किसी भी प्रकार से उसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं, कोर्ट में किसी प्रकार की उसके खिलाफ अपील नहीं कर सकते हैं। जबकि जो फंडामेंटल राइट बताए गए थे कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट का एक्सप्लॉइटेशन होता था तो इन दैट कंडीशन वी कैन complain against the government or that person who exploit the fundamental right. A Supreme Court and High Court had also power that they can issue 5 type of writs, but in directive principle of state policy these are non justiciable. यह नॉन जस्टिसिएबल है, इसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं या फिर हम किसी प्रकार से अपना इसके खिलाफ मांग नहीं रख सकते हैं कि हमको यह जबरदस्ती मिलना चाहिए, सरकार के इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन it is a moral duty of the government that he will try to his best to provide suitable facility to the people. लेकिन यह गवर्नमेंट की एक तरह से मोरल ड्यूटी है कि वह लोगों के कल्याण के लिए कुछ इस प्रकार के कदम उठाएगी, लेकिन इसको हम चैलेंज नहीं कर सकते हैं। Dear student, now we will discuss some directive principle of state policies which become fundamental right either legislation, यानी कि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी थे जो बाद में चल करके या तो फंडामेंटल राइट बन गए या तो विधि बना करके उसका एक आयोग बना दिया गया, जिसमें से कुछ जिसमें फर्स्ट है राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार। पहले यह आर्टिकल 45 में डिस्क्राइब किया गया था कि स्टेट विल मैनेज फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। यह डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में ही डिस्क्राइब किया गया था आर्टिकल 45 में, क्योंकि अभी भी बताया गया कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर डिस्क्राइब अंडर आर्टिकल 36 to 51 और राइट टू एजुकेशन दैट वाज डिस्क्राइब इन आर्टिकल 45. It means right to education was under directive principle of state policy, but according to 86th amendment in 2002 it became a fundamental right. अब उसको गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, 86वां संविधान संशोधन ला करके उसको फंडामेंटल राइट बना दिया है। सेकेंड इज it was a directive principle of state policy that state should promote preservation of wildlife and environment. वाइल्ड लाइफ और एनवायरमेंट का प्रिजर्वेशन करना गवर्नमेंट का एक पॉलिसी था। यह कहा जाता था कि पॉलिसी इस प्रकार की गवर्नमेंट लाएगी कि जिससे प्रिजर्वेशन हो सके एनवायरमेंट का और वाइल्ड लाइफ का। दिस वाज ए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। लेकिन 1972 में 1972 में एक एक्ट लाया गया जिसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कहा जाता है। दैट वाज पास्ड इन 1972. According to this act, it become fundamental duty of every citizen. अब क्या हुआ कि यह एक तरह से सभी सिटीजन्स का एक फंडामेंटल ड्यूटी हो गया है, कर्तव्य हो गया है कि एवरी पीपल विल प्रिजर्व द एनवायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ एंड नेशनल पार्क्स। यह एक फंडामेंटल ड्यूटी बन गया। यानी कि यह जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में डिस्क्राइब किया गया था उसी को क्या किया गया, ले जा करके फंडामेंटल ड्यूटी बना दिया गया। तो किसी को फंडामेंटल राइट बना दिया गया, तो कहीं कहीं उसी से रिलेटेड कोई कमीशन बना दिया गया है। थर्ड इज नेशनल कमीशन फॉर वेलफेयर ऑफ वुमेन इस्टेब्लिश्ड, यानी कि महिलाओं के कल्याण के लिए राष्ट्रीय योजना महिला आयोग बना है। राष्ट्रीय महिला आयोग भी बना, किसके लिए, स्पेशली महिलाओं के कल्याण के लिए। महिलाओं के कल्याण का प्रोविजन जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी डिस्क्राइब किया गया था, लेकिन
वह चूंकि बहुत ही कंपल्सरी था, नेसेसरी था, इसलिए उससे रिलेटेड एक कमीशन बना दिया गया, एक आयोग बना दिया गया, नेशनल वोमेन कमीशन, जिससे महिलाएं अपने अधिकारों का मांग आयोग के थ्रू कर सके। Dear student, fourth was just we have read that government should provide adequate means of livelihood for all. अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि प्रिंसिपल ऑफ सोशल प्रिंसिपल्स में हम लोगों ने पढ़ा था, नहीं, इकोनॉमिक प्रिंसिपल में अब पढ़ाया गया था कि गवर्नमेंट विल प्रोवाइड एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड फॉर ऑल. दिस वाज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, बट नाउ इट सिनारियो हैज बीन चेंज्ड अंडर राइट टू वर्क. लेकिन अब क्या है कि यह जो एक था कि पॉलिसी गवर्नमेंट बनाएगी लिवलीहुड देने के लिए, लेकिन अब क्या हो गया है, यह राइट टू वर्क के अंतर्गत एक प्रकार से फंडामेंटल राइट हो गया है. गवर्नमेंट हैज पास्ड मनरेगा एक्ट. अब गवर्नमेंट ने एक नया एक्ट पास कर दिया जिसको मनरेगा एक्ट कहा जाता है, और मनरेगा का जो फुल फॉर्म होता है दैट इज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसके तहत प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम पूरे साल में 100 दिन का रोजगार देने का काम किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा. डियर स्टूडेंट, इस प्रकार वी हैव कंप्लीटेड फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. अगर इस देखा जाए तो इस तरह से चैप्टर पूरा समाप्त हो चुका है. अगर किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन हो तो यू कैन आस्क टू मी विदाउट एनी हेजिटेशन. थैंक यू.